इतना अहंकार मैंने फर्स्ट टाइम देखा है किसी व्यक्ति में। डेली वेजर्स को सीएम साहब धमका रहे हैं कि प्यार से मांगो सब कुछ दूंगा, लेकिन अगर आपने प्रोटेस्ट किया तो आपका मुस्तकबिल खराब होगा, मतलब आपका भविष्य खराब है। भविष्य अब उनका क्या है, कोई डेली वेजर 55 पे, कोई 60 पे है, कोई 58 पे है, उसका भविष्य अब उसके बच्चे हैं, उसके बेटे हैं। अब आप उनको भी खराब करने चले हैं क्या? और आज जो मैं देख रहा हूं तो जमीन और आसमान का फर्क दिख रहा है। 3 महीने या 180 दिन उन्होंने बोले कि 1 लाख नौकरी मैं क्रिएट करूंगा, जॉब्स क्रिएट करूंगा। आज मैं आंकड़ा निकाल रहा हूं, सरकार का आंकड़ा निकाल रहा हूं, डिपार्टमेंट वाइज मैंने डिटेल ली है और डिपार्टमेंट वाइज डिटेल में मुझे यह मिला है कि 653 जॉब्स को अभी तक क्रिएट किया है। 653 नौकरियों को अभी तक 1.5 साल में सरकार ने क्रिएट किया है। अगर पूरे 5 साल देखें तो 2000 नहीं होगा, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री साहब इनकी अगर रेज्ड पावर 10 करें, क्योंकि बहुत एनर्जेटिक है, तब भी 20,000 ही पहुंचोगे। कहां गई वो लाख नौकरियां आपकी? और बदले में 24,000 नौकरियां बेच दी आउटसोर्स करके। आज बड़ी तज्जुब की बात है, जो एक पढ़ा लिखा नौजवान इंतजार कर रहा है, एडवर्टीजमेंट निकलेगी, मैं कोई फॉर्म फिल करूंगा, मैं एग्जाम दूंगा, मैं रिटर्न दूंगा, इंटरव्यू दूंगा, लेकिन वहां पे पर्दे के पीछे से फोन आ रहा है कि आप नाम भेजिए, किसको एडजस्ट करना है। ये पहली बार हो रहा है, मुझे बड़ा ताज्जुब हो रहा है। मतलब कहां जाएंगे ये लोग, ये नौजवान क्या करेंगे, इनका भविष्य किस तरफ जा रहा है? जहां पे आपने 1 लाख नौकरियां क्रिएट करनी थी, वहां पे आपने 24,000 जो आपके पास ऑलरेडी थी वो भी आउटसोर्स कर दी और कोई रिक्रूटमेंट मैकेनिज्म नहीं रखा। बदकिस्मती है ये। एक तरफ से तो वैसे ही जम्मू कश्मीर का एक पूरा तबका, चाहे वो डेली वेजर का है, चाहे वो एनवाईसी का है, चाहे वो रहबरे खेल का है, रहबरे जंगलात का है, रहबरे ज़राअत का है, वो भी सब आपकी देन है, क्योंकि किसी भी नौजवान का पुरुषार्थ अगर किसी ने खत्म किया है वो आपकी सरकारों ने किया है। एक नौजवान अपनी मेहनत के दम पे जो पैसा कमा सकता था, लेकिन आपने उसको ख्वाब दिखाए और आज वो बेचारा सड़कों पे है। एनवाईसी को नेशनल कॉन्फ्रेंस री एंगेज करने वाली है 2014 में। हालांकि ये पीएम साहब का पैकेज है, मनमोहन सिंह का पैकेज है 2010 या 12 का, 1.5 साल का ही था, लेकिन फटाफट री एंगेज किया। आज तक उनकी सुध नहीं ली। रहबरे खेल के लिए 2400 लोग रहबरे खेल, जिनको एक जाब्ते के तहत 7 साल के अंदर रेगुलर होना है। हमारे मिनिस्टर साहब रोज जाके कहते हैं तुम्हारी फाइल क्लियर होगी, क्लियर है तुम्हारी फाइल। ये भी नहीं पता है जवाब एक सवाल का जब वो देते हैं तो 983 पोस्ट वो वैकेंट बोलते हैं कि मेरे पास 983 पोस्टें ही है, लेकिन 2400 लोगों को बोल रहे हैं कि फाइल आपकी क्लियर है। कितना मजाक करोगे लोगों के साथ, नौजवानों के साथ कितना मजाक करोगे? आज मतलब नौकरियां लेने के लिए और विशेषकर ये आउटसोर्स की नौकरी लेने के लिए भी अबे नौजवान कहां जाएगा? उसे बताइए दरवाजा कौन सा है, क्योंकि एसएसबी भी नहीं करेगी, पीएससी भी नहीं करेगा। अब उसे दरवाजा बताइए कि कौन सा विधायक या कौन सा इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति है जहां पे अब उसे जाना पड़ेगा। तो इतना बड़ा मजाक। और उसके बाद एक बात कहने के लिए, ऑनरेबल सीएम साहब का मैं एक स्टेटमेंट सुन रहा था, बिल वही है उनका, जो बच्चे बचे हैं उनके, बाकी तो उनकी जिंदगी तबाह कर दी आपने। और आप जो एक अभिव्यक्ति की आजादी होती है, फ्रीडम का एक्सप्रेशन होता है, जिसे हम कहते हैं कि कोई भी मांग कर सकता है, डेमोक्रेसी है, सीएम है, पीएम है, हम तो मांग कर सकते हैं, लेकिन सीएम साहब की शान में कोई गुस्ताखी करे फिर तो अहंकार निकलता है, प्रकट होता है। इतना अहंकार आम जनमानस, अरे आप बैठे हैं ना, की अभिव्यक्ति तो छीन नहीं सकते सर, किसी भी अभिव्यक्ति की आजादी को हम छीन नहीं सकते हैं। हर एक को मांग करने की पूरी आजादी है।
हालांकि आपने कोई भी कंक्रीट पॉलिसी उनके लिए नहीं लाई डेली वेजर्स के लिए। मैं तो ये कहता हूं रहबरे खेल, रहबरे जंगलात, एनवाईसी, रहबरे जिरात, ये सारा जो एक कंट्रेक्चुअल जिसे हम अस्थाई वर्कर कहते हैं, जो एक वेट कर रहे थे कि ऑनरेबल सीएम साहब उनके लिए कोई पैकेज लाएंगे, कंक्रीट पॉलिसी लाएंगे, एक शब्द कह के आपने उन्हें डरा और धमका दिया फेज्ड मैनर में करूंगा। क्या है फेज्ड मैनर? आप तो वाजा करें किस लेवल तक आप कर रहे हैं, किस एज तक कर रहे हैं। हमने तो आपको 520 का एसआरओ दिया था, आप वही इंप्लीमेंट कर लेते, वो तक आप इंप्लीमेंट नहीं कर पाए, तो आप इन नौजवानों के साथ, बेरोजगारों के साथ क्या इंसाफ करेंगे। एक बात मैं यहां पे जरूर कहना चाहूंगा, नरेंद्र मोदी जी ने, भारत सरकार ने, गृह मंत्रालय ने, अमित शाह जी ने जम्मू कश्मीर में और विशेषकर कश्मीर में सेफ्टी ऑफ लाइफ दी है, तहफ़्फ़ुज़ दिया, सुरक्षा दी, और आज नौजवान फ्रीली घूम रहा है। आप तो कम से कम रोजगार दो, वो रोजगार भी आप छीन रहे हो। अगर नरेंद्र मोदी जी ने सुरक्षा दी, अगर नरेंद्र मोदी जी ने तहफ़्फ़ुज़ दिया, सेफ्टी ऑफ लाइफ दिया, क्या उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार रोजगार नहीं दे सकती? आपकी इतनी जिम्मेवारी, हम इतनी जिम्मेवारी आप पे सौंपते हैं कि जो नौकरियां आप बेच रहे हो आउटसोर्स के माध्यम से, वो नौकरियां आप उन लोगों को दे दो जिनको सुरक्षित रखा नरेंद्र मोदी जी ने। लेकिन इसमें भी कष्ट हो रहा है इनको, इसमें भी तकलीफ हो रही है इनको। ऑनरेबल स्पीकर सर, टूरिज्म में इसमें कोई शक नहीं कि थोड़ा सा डिक्रीज हुआ जब 22 रन का वाकया हुआ, लेकिन जितने भी इन्होंने प्रयास किए, ऑनरेबल सीएम साहब ने पता नहीं अहमदाबाद, चेन्नई, वेस्ट बंगाल, कलकत्ता, कई फॉरेन वारन भी, रिजल्ट कोई नहीं दिखा, ग्राउंड पे रिजल्ट कहीं नहीं दिखा। अब वो पर्सनल ट्रिप थे या सचमुच पर्यटन को आकर्षित करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए वो फेयर्स वहां पे हो रहे थे, वो नहीं पता हमें। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर आपके पास एक संतुलित, एक बैलेंस आपके पास विजन है, ठीक है, इस जगह पे ये हादसा हुआ है, यहां पे डर पैदा हो सकता है, यहां पे पर्यटक नहीं जाएंगे, टूरिस्ट नहीं जाएंगे, तो वजह क्या है? अगर हम दूसरी जगहों को एक्सप्लोर करें, वो विजन नहीं है। हमारे पास पत्नी टाप है, हमारे पास भद्रवा है, हमारे पास राजौरी पूंछ है, हमारे पास जम्मू के कितने स्थान हैं, लेकिन नहीं करेंगे। हम जो बजटरी जो एलोकेशन कर रहे हैं उसमें भी हम एक आंख बंद रखते हैं, विशेषकर इस टूरिज्म को लेके। टूरिस्ट प्लेसेस ऑलरेडी जो डेवलप्ड है, वो सेल्फ डिपेंडेंट है, उन्हीं पे और ज्यादा पैसा खर्च करने की क्या आवश्यकता है? आप उन प्लेसेस को लीजिए, आप उन जगहों को ले लीजिए जिनको आप अनएक्सप्लोर्ड हैं, उनको हम एक्सप्लोर कर सकते हैं और पर्यटक और टूरिस्ट वहां आ सकते हैं। लेकिन बड़ी बदकिस्मती से मैं कह रहा हूं, सीएम साहब के पास टूरिज्म डिपार्टमेंट बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, इसकी तरफ से भी कोई तवज्जो नहीं है, कोई सीरियसनेस नहीं है। हाँ, प्लीज कंक्लूड नाउ। बस थोड़ा सा लास्ट ही करूंगा मैं। एक और फिगर्स में हाउस के सामने रखना चाहूंगा। एक्साइज पॉलिसी, माइनिंग पॉलिसी पे बड़े चिल्ला रहे थे ये सरकार में बैठे बड़े बड़े दिग्गज, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वहां से आया, यहां से आया। 1.5 साल से आप हो, आपने क्या किया इसमें, जरा बताया जाए। पहले जो खराब हो रहा था आपने सही क्या किया? एक्साइज पॉलिसी खराब थी, यहां तक यहां पे एक ऑनरेबल मेंबर ने कहा कि एक विशेष समुदाय के लोग ही शराब पीते हैं ज्यादा। मैं डाटा निकाल रहा था, डाटा में यह दर्शाया गया है, बताया गया है कि ये जो एक्साइज रेवेन्यू या जिसे हम रेवेन्यू कहेंगे, ये इंक्रीज हुआ है, ये सबसे ज्यादा इंक्रीज हुआ है श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में। 10 करोड़। अरे मैं आप पे नहीं इल्जाम लगा रहा हूं सर, आप स्वच्छ हैं, आप नहीं करते हैं ये काम, मैं टूरिस्ट ही आप पे थोड़ी इल्जाम लगाया। अभी आपको फुल सर्टिफिकेट है इस चीज के लिए। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा, 54 करोड़ जहां पे 2024-2025 में रेवेन्यू श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट का था, वहां पे 65 करोड़ रुपया रेवेन्यू आया है एक्साइज का। दैट मीन्स आपकी जो बड़ी बड़ी बातें थी
और कुछ एमएलए तो बड़े छाती फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे थे शराब बंद करेंगे, ये करेंगे। है आप में हिम्मत करने की? वो नहीं है। शराब आप खूब पिला रहे हो, आउटसोर्स आप नौकरियां कर रहे हो, लेकिन शराब जो कश्मीर में भी और जम्मू में भी इंक्रीज हुआ, लेकिन अगर मैंने पूरा इसको एनालिसिस किया तो सबसे ज्यादा इंक्रीज हुआ श्रीनगर में। बार्स अगर बढ़ी है तो कश्मीर में बढ़ी है, जम्मू में बढ़ी। आपकी क्या पॉलिसी है? तब तक तो आप बड़ा चिल्ला रहे, बताइए जरा। वरना अगर किसी में नैतिकता रही है वो नरेंद्र मोदी जी में रही है। पूरे गुजरात को ड्राई स्टेट करके दिखाया था। सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं होगा, आपको जमीन पे आके कुछ न कुछ प्रैक्टिकल करना होगा। मैं इस बात को मानता हूं कि कुछ रिस्पांसिबिलिटी हमारी कॉमन है। कई जगहों पे हमें इकट्ठे होकर इस माशरे को ठीक करने के लिए कुछ स्टेप्स उठाने होंगे। लेकिन ये ठीक है, आज इस प्रकार का एक माहौल बना है, मतलब विपक्ष आपको दुश्मन दिखता है। हम खड़े हुए तो आपको यह लगता है कि पता नहीं ये सबसे बड़ा दुश्मन है, जबकि एक प्रेसिडेंट है, एक प्रक्रिया, एक परंपरा है। विपक्ष बातें रखता है और बड़े कूल काम ढंग से सत्ता पक्ष सुनता है। लेकिन सत्ता पक्ष में दो लोग ऐसे खड़े कर दिए हैं सीएम साहब ने, जिन्हें बैठा ही नहीं जाता, इस पद की गरिमा का भी नहीं पता, और सीएम साहब को यह नहीं पता चला कि इसका असर उन पे भी पड़ गया। जो सीएम साहब पिछले टेन्योर में थे, ये संगत का भी असर पड़ता है। हम दुश्मन नहीं है आपस में सर, विचारों के आधार पे हम बातें रखते हैं यहां पे, और आपको सुनना है। यहां पे मैं अजीब तमाशा देख रहा हूं, ये जो सत्ता पक्ष के एमएलए हैं जो दिन भर इन मिनिस्टर्स के कैबिन्स में, चेंबर्स में बैठे होते हैं, इनको काम भी नहीं करने देते, यहां पे ज्यादा चलाते वही हैं, जबकि ये अपोजिशन का काम होता है। लेकिन हम चाहते हैं कि हाउस स्मूथ चले, हाउस में कोई इस प्रकार की कोई दिक्कत ना आए, डिसिप्लिन्ड उस प्रकार उस मैनर में हम चलाएं। लेकिन अभी तक जो देखने में आया है वो सिर्फ सत्ता पक्ष के लोगों की तरफ से जो रोल निभाते आ रहे हैं, क्योंकि इनको कश्मीर में वहां पे जिस राजनीति से ये उभर के आए हुए हैं उस राजनीति को बरकरार कर रखना है। क्यों? क्योंकि यहां पे सत्ता पक्ष पे, रूलिंग पे जो बात आएगी, इन्होंने ये गेंद दिल्ली में फेंकनी है, चिल्लाना है, बीजेपी वाले नहीं करने दे रहे हैं। तो ये हाउस है, 90 लोगों का हाउस है, 6 लोग आप कैबिनेट चला रहे हो, बाकी आपके एमएलए फ्री हैं, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में आप फंडिंग दे दीजिए, तो बाकी विपक्ष को आप मार दोगे क्या? जो ही बात उठी, नहीं दिल्ली से ये नहीं हो रहा। ये 90 लोगों की एक जिम्मेदारी बनती है, दायित्व बनता है, हमने इकट्ठे होकर इस हाउस को चलाना है, जम्मू कश्मीर की बेबूदी की बात करनी है, यह हम सबका फर्ज बनता है। यहां पे हम दुश्मन नहीं है, जो हम बातें कहते हैं ये लोगों की बातें हैं, क्योंकि एमएलए जो होता है वो ग्राउंड में होता है, मिनिस्टर को बहुत कम एक्सेस रहती है ग्राउंड में जाने की, और विशेषकर सीएम साहब को तो बहुत ही कम रहती है। तो जब हम बातें रखते हैं इनको सीरियसली लिया जाए, इन्हें मजाक न बनाया जाए। इस हाउस में जो ऑनरेबल एमएलए चुन के आते हैं उनका मजाक न बनाए, और ताकि जो लोग हमें देख रहे हैं कि उनकी समस्याओं का अजाला निकले। लास्ट एक मैं सुझाव देना चाहूंगा सीएम साहब को। वैसे सुझाव इनको अच्छा नहीं लगेगा, मेरा खासकर तो बिल्कुल ही नहीं लगेगा। सीएम साहब ये कर सकते, ये जो शहर में या इवन अब रूरल एरियाज में भी ट्रैफिक जैम की बहुत दिक्कत है, बहुत ज्यादा जैमिंग रहती है। मैं मेन हाईवेज वो नहीं बोलता हूं, लेकिन इंटीरियर अंदर वाले रोड्स जो हैं उनमें बड़ी दिक्कत है, पार्किंग प्लेसेस नहीं है। सच में लोग गाड़ी कहां रखेंगे? बीच सड़क में रख देते। मेरा निवेदन रहेगा, अगर हम हर मोहल्ले में, हर किसी हैबिटेशन जहां पे भी है, इसको पार्किंग को प्राइवेटाइज कर दे। कोई एक कनाल जिसके पास रकबा पड़ा है या 2 कनाल पड़ा है, वो पार्किंग हो सकता है हम फैसिलिटेट भी करें, सरकार अगर करे तो वो उस मोहल्ले की वो जो गाड़ियां हैं वो वहां पे पार्क हो जाए, ताकि ये जो रोड्स हैं, रोड्स खाली रहें। तो मेरा सुझाव रहेगा, अगर सरकार को पसंद आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जैसे चल रहा है चल ही रहा है। मैं अंत में एक लास्ट बात कह के अपनी वाणी को विराम दूंगा। एमएलयू जो एक डिमांड है जम्मू की,
कोई गुनाह नहीं है, जायज डिमांड है, बच्चे पढ़ना चाहते हैं। सीएम साहब ने कह दिया नहीं, आईआईटी जम्मू आया तो कश्मीर में कोई सड़क पे नहीं आया, आईआईएम जम्मू आया तो कश्मीर में कोई सड़क पे नहीं आया। मतलब सड़क पे आना और इसको कंपेयर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के साथ करना, ये कहां की बुद्धि और विवेक है। अगर कश्मीर के बच्चों ने आईआईटी नहीं मांगा तो नहीं मांगा, इसमें क्या दिक्कत है। आईआईएम नहीं मांगा तो नहीं मांगा, जम्मू के लोग, जम्मू के बच्चे मांग रहे हैं, तो इसमें क्या कंपेयर करना है कि उन्होंने नहीं मांगा था तब इसलिए आपको नहीं मिलेगा। शिक्षा का संस्थान है, एजुकेशन का इंस्टीट्यूशन है और डिस्क्रिप्शन है सरकार के पास। राजकीय विश्वविद्यालय है, स्टेट का यूनिवर्सिटी है, जो दे सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन इसको भी उसी प्रिज्म से देखना। उस रीजन क्या, उस रीजन